वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, और वो है ROCE और ROE। अब ROCE और ROE है क्या, हम डेफिनेटली ये भी जानेंगे। ये फाइनेंशियल रेशियोज के एग्जैक्ट पूरे डेफिनेशंस के साथ हम समझने वाले हैं कि ROCE और ROE होता क्या है। दूसरा तो इसके फॉर्मूलाज हैं, और ये फॉर्मूला हम प्रैक्टिकली आज जो है फॉर्मूला में जो वैल्यूएशन है वो इनपुट कर मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि ये किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ROCE और ROE से हम पर्टिकुलर कंपनी की कंडीशन क्या है ये कैसे पता कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो है हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें भी या नहीं, ये डिसीजन हमारा राइट हो या राइट निकले। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली जानना पड़ेगा कि कंपनी कि जो ROE है और ROCE है ये किस तरह कैलकुलेट होती है, इनका मतलब क्या है और ये किस तरह काम करती है। तो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले डेफिनेटली ये दो फाइनेंशियल रेशियोज को अच्छे से चेक करना चाहिए। और भी हैं, लेकिन ये दो से आपको किसी भी कंपनी की जो रियल वैल्यूएशन है, औकात है, ये समझ आ जाएगी कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है या नहीं। या जाने के बाद बहुत सारे आपने वीडियोस में सुना होगा कि आपको कितने % रिटर्न पर्टिकुलर कंपनी दे सकती है आने वाले 1 साल में, 5 साल में या मैक्सिमम टाइम में। ये हमें पता करने के लिए भी ROCE और ROE ही जानना पड़ता है कि पर्टिकुलर कंपनी हमें कितने % के रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। तो अब ये सब जानने के लिए आपको दो फाइनेंशियल रेशियोज जानना जरूरी है। तो चलिए हम जान लेते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में मैं आपको डीप नॉलेज इसका दे पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ROE, तो ROE का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में यहाँ पे समझे तो इक्विटी पे आने वाला रिटर्न यानी ROE। अब इक्विटी यानी क्या, इक्विटी यानी वो शेयर्स जो हमने कंपनी में इन्वेस्ट किए, नॉट ओनली अस बट ऑल्सो सब प्रमोटर, शेयर होल्डर्स, जितने भी टोटल शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है इनसे आने वाला रिटर्न होता है ROE। ये तो होगी एक लेमैन लैंग्वेज। अगर हम इसको प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज में जाने तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट्स द रिटर्न यू अर्न फ्रॉम ईच रुपीज यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी। यानी आपने इन्वेस्ट किया हुआ ईच रुपीज का, ईच यानी 1 रुपए का भी रिटर्न कितना मिल रहा है उसका वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। It reflects the company's financial health, efficiency and profitability। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या शो करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट से पहले पता होना चाहिए। इफिशिएंसी कितनी है, यानी आने वाले समय में कितना रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखती है। और प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट में है भी या नहीं, या एवे ही चल रही है। तो ये तीनों चीज़ें हमें रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चलती है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। मैं जानती हूँ आप लोग कोई भी जाके फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट नहीं करने वाला है, सारे ब्रोकर्स पे जो अवेलेबल है आप उसी पे रिलाई करते हो। स्टिल आपको पता होना चाहिए, और हम प्रैक्टिकली देखेंगे ये फॉर्मूले को कर कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी रिटेलर्स की इक्विटी नहीं, ऐसा नहीं, टोटल इक्विटी जितनी भी है वो टोटल इक्विटी। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ROE इज इक्वल टू नेट इनकम। अगर हम किसी कंपनी का XYZ कंपनी का नेट इनकम ले, वो है 9 लाख रुपीज़ हमने लिया नेट इनकम किसी XYZ कंपनी का, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। टोटल इक्विटी 70 लाख की ली, सपोज यहाँ पे हमने 70 लाख की टोटल इक्विटी ली है। तो यहाँ पे ROE कितना निकलेगा, चलिए हम कैलकुलेटर पे चलते हैं। हम कैलकुलेटर पे, अब हमने लिया था 9 लाख रुपीज़ जो है ये नेट इनकम पर्टिकुलर कंपनी का, XYZ कंपनी का, इसको डिवाइडेड बाय करना है शेयर होल्डर्स की इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स की इक्विटी ली थी हमने 70 लाख की। अब इसको अगर हम करेंगे तो ये आ गया हमारा ROE, ये फर्स्ट वाला 0.128 आ गया हमारा ROE। अब तो यहाँ पे
हमारी आरओई हमने निकाला, वो निकला 0.128। पर्टिकुलर XYZ कंपनी का जो आरओई निकला है वो आरओई निकला है 1.28। अब 1.28 अच्छा है या बुरा है आरओई, ये हम जानेंगे ROCE जानने के बाद, और आपको तभी पता चलेगा कैसे ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट देखने को मिलते हैं। अब इसमें एक और चीज़ हमें ये समझ में आती है कि जो नेट इनकम है, अब आरओई का हमने क्या लिया था, नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स की इक्विटी। तो नेट इनकम रिप्रेजेंट करता है कंपनी का प्रॉफिट, और वो भी कब, प्रॉफिट कब, डिविडेंड पे करने से पहले। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो पे किया जाता है वो डिविडेंड पे करने से पहले वाला प्रॉफिट, डिविडेंड पे करने के बाद वाला प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता। साथ ही साथ शेयर होल्डर की इक्विटी का डिफरेंस जो आता है वो भी हमें असेट्स और लायबिलिटी के पहले लेना है। ऐसे नहीं कि असेट्स और लायबिलिटी के बाद में, असेट्स और लायबिलिटी अलग है और शेयर होल्डर्स की इक्विटी ये अलग है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। हमें लायबिलिटी और असेट्स को नहीं कंसिडर करना है, हमें सिर्फ कंसिडर करना है शेयर होल्डर्स की इक्विटी को। और नेट इनकम भी कौन सा, डिविडेंड पे करने से पहले वाला, करने के बाद वाला नहीं। ये दो चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप जो है आरओई कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें ये क्यों किया जाता है, एक चीज जिस्ट अगर हम देखें आरओई का, तो हायर आरओई अगर किसी कंपनी का हो तो वो इंडिकेट करता है कि वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और इक्विटी, अच्छा प्रॉफिट उसके इक्विटी से जनरेट कर रहा है। और अगर उसका मैनेजिंग रिसोर्स जो है, जो भी कंपनी का मैनेजिंग रिसोर्स है वो बहुत अच्छा है, यानी वो जो भी इक्विटी को मैनेज कर रहा है, पैसों को मैनेज कर रहा है, वो बहुत अच्छे से कर रहा है। और अगर एक्सट्रीमली हाई आरओई रहेगा तो डेफिनेटली इस चीज़ को जो है निगेटिवली लिया जाता है, और इसका मतलब होता है कि जो भी फंड कंपनी के पास आ रहा है वो ठीक से वो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेस अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इतना हाई आरओई यानी इतना सारा इक्विटी आ रहा है और कंपनी उस इक्विटी के पैसों को कहीं पे भी सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही है, तभी आरओई हाई दिख रहा है। इस वजह से कभी भी जो आरओई है इसको कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ जोड़ा जाता है, और अगर हाई आरओई रहेगा तो उसको कभी भी एडवाइजेबल नहीं है वो स्टॉक बाय करने के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर कंपनी के पास अगर आरओई हाई है और वो फंड अच्छे से मैनेज कर रही है, प्रॉफिट अच्छे से मैनेज कर रही है, इक्विटी का जो भी है मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है, तो ठीक है, तो आरओई एक मेंटेन रहेगा, बहुत हाई नहीं रहेगा। और जब एक्सट्रीमली हाई आरओई हो गया है, मतलब जो फंड आ रहा है इक्विटी से उसको ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा है। अब वो ठीक से मैनेज क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपने कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, नई सब्सिडरीज ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ें कंपनी नहीं कर रही है। दैट्स मीन आने वाले समय में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कंपनी में आ सकती है, पैसा लेके वाइंड अप होके भी कंपनी क्लोज हो सकती है। इस वजह से एक्सट्रीमली हाई आरओई भी रिकमेंडेड नहीं होता। चलिए अब हम हमारा सेकेंड पार्ट देखते हैं जो कि है ROCE। अब ROCE का फुल फॉर्म देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है हम जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ फाइनेंशियल रेशियो यूज्ड टू एलिवेट a company's profitability and how efficient use its capital। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल रेशियो को, जो कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इफ़िशियंसी से वो प्रॉफिट के कैपिटल को किस तरह कंपनी यूज़ करती है। अब ये क्या है, अभी हमने देखा आरओई क्या था, इक्विटी से जनरेट होने वाला प्रॉफिट, और ये पूरी कंपनी से जनरेट होने वाले प्रॉफिट की बात हो रही है। तो अगर पर्टिकुलर कोई कंपनी का आप बाय करना चाह रहे हो तो आप अगर आरओई देखोगे तो आप पूरी कंपनी का प्रॉफिट देख रहे हो, आरओई का मतलब, और आरओसी यानी इसी कंपनी के इक्विटी से वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे आप वो देखोगे। तो आपको दोनों भी देखने से एक कंपनी की इक्विटी का प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट दोनों पता चलेगा। अब टोटल प्रॉफिट में से इक्विटी का प्रॉफिट आप माइनस करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर कंपनी के ROCE कितना है और ROE कितना देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि ROCE जो है पर्टिकुलर
कंपेयर करने के लिए यूज होता है कंपनीज का कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। अब अगर आप ऑयल इंडस्ट्री या गैस इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशंस एंड आयरन और स्टील्स का जैसी कंपनियां देखेंगे तो वहाँ पे जो है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, और ये इंडस्ट्रीज में ROCE से कंपेयर किया जाता है कि कौन से सेक्टर की कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। ये 3-4 सेक्टर्स में पर्टिकुलरली अगर हम ROCE को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यानी ईबिटा मार्जिन देना पड़ता है, उसको डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। अब इसको अगर हम समझें एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। अब इसको अगर हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि ईबिटा हम पर्टिकुलर किसी कंपनी का लेंगे तो XYZ कंपनी है, और इस XYZ कंपनी का हमें अगर ईबिटा लेना है, ROCE निकालना है तो हम ईबिटा लेंगे। ईबिटा अगर हम लेते हैं सपोज 20 लाख रुपीज़, किसी कंपनी का ईबिटा हमने 20 लाख लिया, उसको डिवाइड करेंगे हम क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड 2 करोड़ 20 लाख का हमने लिया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब इसका ईबिटा इसका ROCE निकालने के लिए हम चलते कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम कैलकुलेटर पर आ गए हैं और हम देख रहे थे ईबिटा। अब ईबिटा यहाँ पे हमने ले लिया पर्टिकुलर XYZ कंपनी का 20 लाख रुपीज़। अब 20 लाख रुपीज़ को हमको डिवाइड करना होगा 2 करोड़ 20 लाख से, इसको डिवाइडेड बाय 2 करोड़ एंड 20 लाख, ये आ गया है यहाँ पे हम लोगों का ROCE 0.090 ये हमारा आ गया है ROE। अब ये ROE हमारा जो आया है, अभी आपको ये कैलकुलेट अगर मैं कहूँ करने की ज़रूरत भी अगर आपको पड़ती है कभी, तो आप डेफिनेटली जाकर ईबिटा चेक करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा ये टेक्निक होती है। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो ईबिटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द कंपनी, और वो जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर से ईबिटा निकाला जाता है। तो ईबिटा जानना भी एक बहुत ज़रूरी जो है बात होती है, या एक बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल रेशो हम माना जाता है। वाइल कैपिटल एम्प्लॉयड रिफ्लेक्ट करता है टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर हायर ROE होगा तो वो सजेस्ट करा जाता है कि सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है कंपनी में प्रॉफिट जनरेट करने का, कैन बी री इन्वेस्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी री इन्वेस्ट करने का पोटेंशियल है अगर हाई ROCE रहा तो। और ये जो है ये इंडिकेट करता है एफिशिएंट यूज ऑफ प्रॉफिट। अब ROE अगर हमने देखा था तो हायर, एक्सट्रीमली हायर ROE रिकमेंडेड नहीं होता है, लेकिन ROCE रिकमेंडेड होता है, और इसका मतलब होता है कि कंपनी में वापस इन्वेस्टमेंट कैपिटल करने का, रिटर्न और करने का, या हायर रेट से रिटर्न देने का जो है वो पोटेंशियल कंपनी में है। अब ये पोटेंशियल कंपनी में है यानी डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, हम बोल सकते हैं। अब ROE वर्सेस ROCE बेटर कौन सा होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ROCE और ROE में बेटर कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ROCE और ROE दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग हैं। अब ये कैसे, तो मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल दिखाती हूँ, समझाती हूँ, उससे आपको तुरंत समझ जाएगा ROCE और ROE क्या होता है। एक पर्टिकुलर कंपनी है XYZ। अब ये XYZ कंपनी जो है ये फॉर्म की गई थी 50 रुपए के इन्वेस्टमेंट से। 50 रुपए के इन्वेस्टमेंट से कंपनी फॉर्म नहीं होती, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए है, वरना आप मुझे ज्ञान सिखाने तुरंत आ जाते हो। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से एक कंपनी शुरू हुई, फिर 25 पैसे का डेप्ट लिया गया, 25 रुपये का डेप्ट जो है इससे फंड रेज किया गया 25 रुपीज़ से, और 25 रुपीज़ से इक्विटी का से रेज किया गया है फंड। ऐसा टोटल 100 रुपीज़ का जो है ये पर्टिकुलर कंपनी हमें देखने को मिल रही है। 50 रुपये के साथ शुरू की थी, 25 रुपये का डेप्ट लिया गया, 25 रुपीज़ का जो है इक्विटी से फंड रेज किया गया। अब ये 100 रुपीज़ पे एक साल में
जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट को बोला जाएगा ROCE। ठीक है। और ये इक्विटी जो हमने 25 रुपीस की इक्विटी से हमने जो फंड रेस किया था, इस इक्विटी पे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा एक साल में, उसे बोला जाता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है एक्सट्रीमली हाई है, इसका मतलब कंपनी सही तरीके से आने वाले प्रॉफिट को जो है अपने कंपनी के बेनिफिट में या जो कंपनी की ग्रोथ है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो एक्सट्रीमली हाई ROE हम रिकमेंडेड नहीं करते। लेकिन अगर जो ये 100 रुपीज़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, इस पे आने वाले जो भी रिटर्न है, ये अगर एक्सट्रीमली हाई है, दैट्स मीन कंपनी बहुत अच्छी तरीके से अपने फाइनेंशियल मैनेज कर रही है और अच्छे से अच्छा जो है रिटर्न हमें देने का आगे भी पोटेंशियल रखती है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई अगर ROCE है तो आप इस चीज़ को जो है प्लस में ले सकते हो, लेकिन एक्सट्रीमली हाई ROE ये रेड फ्लैग डेफिनेटली आपको समझना होगा। अब यहाँ पे जो हमने आज टोटल ROCE और ROE देखा, इन दोनों के बीच में कुछ हमें सिमिलरिटी कुछ जो है हमें ये देखने को मिलती है। हम बिटवीन देखेंगे दोनों के क्या डिफरेंस है, हम एक बार उसको ओवरलुक करेंगे। जैसे कि ROE जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करती है शेयर होल्डर के इक्विटी से, तो जो ROCE है ये कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कंपनी की पूरी इन्वेस्टमेंट पर जो है ये हमें बताती है कितना प्रॉफिट ये जनरेट कर रही है टोटल से। अब दोनों के फॉर्मूलेज हमने देखे, साथ ही साथ अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट ये नेटवर्थ पे डिपेंड करता है ROE का। जो ROE का प्रॉफिटेबिलिटी नेटवर्थ पे डिपेंड करता है कि नेटवर्थ कितना वो जनरेट कर रही है इक्विटी पे। और अगर हम ऑब्जेक्टिव ROCE का देखें तो इसका ROCE जो है ये टोटल मनी जितना भी उसने अर्न किया है प्रॉफिट की इफिशिएंसी के साथ टोटल इन्वेस्टमेंट पे, चाहे वो बोरोड मनी क्यों ना हो, वो सब पे उसकी इफिशिएंसी जो है ROCE की डिपेंड करती है। अब यूजफुल अगर हम देखें कि एग्जैक्टली ROE से हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑल कंपनीज देखने को मिलती कि कितनी प्रॉफिट में है कंपनी। चाहे कोई भी कंपनी का ROE देख लो, आपको पता चलेगा कि इक्विटी से जनरेट होने वाला प्रॉफिट कितना है, यानी कंपनी इक्विटी से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। और अगर हम ROCE देखेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज के देखने को मिलेंगे, ये एक्सेप्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी। एक बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनीज के ROCE नहीं चेक किए जाते, NPS चेक किए जाते। तो ROCE अगर फाइनेंशियल और बैंकिंग कंपनी छोड़ेंगे तो सबके कैपिटल इंटेंसिव कितने हैं वो देखने को मिलेंगे, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उन पे उनका कितना प्रॉफिट जनरेट हो पा रहा है इंक्लूडिंग इक्विटी। इक्विटी पे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो भी ROCE में इंक्लूड होता है। अगर ROCE हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो अलग से, वो ROCE में इंक्लूड होके ही हमें पता लगता है। तो आज जो है गाइस हमने ROCE और ROE के ऊपर पूरा डिटेल देखा, किस तरह से कंपनी पे इम्पैक्टेबल है, शेयर्स पे इम्पैक्टेबल है देखा। किसी भी स्टॉक का ROCE और ROE हाई हुआ लो हुआ तो किस तरह से कंपनी को जज किया जाएगा, हमने वो भी देखा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।